सभी भाइयों को नमस्कार। व्यापार के सामान्य क्रम में यह प्रक्रिया होती है कि जब कोई माल या सर्विस की खरीद या बिक्री की जाती है तो उस सप्लाई किए गए माल या सर्विस पर रिसिपेंट द्वारा स्वीकार करके माल की कीमत और उस पर टैक्स दे दिया जाता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस माल में से कुछ माल रिसिपेंट द्वारा उस माल के सप्लायर को वापस कर दिया जाता है। माल वापस करने के अनेक कारण हो सकते हैं। इस संबंध में यह भी विचार करने का बिंदु है कि सप्लायर द्वारा वह माल रिसिपेंट को किस तारीख को सप्लाई किया गया था तथा रिसिपेंट द्वारा उस माल को किस तारीख को वापस किया गया है। इस प्रकार से माल वापसी के संबंध में सेक्शन 34 का सबसेक्शन 1 एवं सेक्शन 142 का सबसेक्शन 1 के प्रोविजन को एक साथ अध्ययन करके देखना चाहिए। इस संबंध में अनेक बिंदुओं पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। इन बिंदुओं को समझने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। आशा है कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए लाभकारी होगा। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा बेल आइकॉन पर क्लिक भी कर दें ताकि नए वीडियो आपके पास तक पहुंचते रहें तथा इसे लाइक व शेयर भी कर दें ताकि आपके लाइक व शेयर करने से हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरा आपसे यह भी नम्र निवेदन है कि यदि इसमें कोई गलती पाई जाती है या आपका कोई सुझाव हो तो उस गलती या सुझाव से हमें 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य सूचित कर दें। मेरे द्वारा ब्लॉग का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो का टेक्स्ट वर्जन देखने के लिए कृपया लिंक का अवलोकन करने का कष्ट करें। अब हम वीडियो पार्ट 3 अर्थात गुड्स रिटर्न एंड क्रेडिट नोट्स के संबंध में विचार करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सेक्शन 293 रिसिपेंट तथा सेक्शन 2105 सप्लायर शब्दों का समझना अत्यंत आवश्यक है। कृपया इसके लिए ब्लॉग का लिंक नीचे देखने की कृपा करें। इस विषय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सिनेरियो फर्स्ट, जो माल जीएसटी रिजिम में रिसीव किया गया था उस माल की वापसी। सिनेरियो सेकंड, जो माल जीएसटी रिजिम से पहले के कानून के अंतर्गत रिसीव किया गया था उस माल की वापसी। अब हम उपरोक्त सिनेरियो 1 अर्थात जो माल जीएसटी रिजिम में रिसीव किया गया था उस माल की वापसी के संबंध में अध्ययन करेंगे। सेक्शन 31 के सबसेक्शन 1 के अध्ययन से स्पष्ट है कि जब कोई सप्लायर माल की सप्लाई करता है तो उस माल की सप्लाई के लिए अपने व्यापार स्थल से माल हटाते समय ही माल के रिसिपेंट को टैक्स इनवॉइस जारी करेगा। सेक्शन 31 के सबसेक्शन 1 के प्रावधान मैंडेटरी हैं। अब यदि माल की सप्लाई तो की जाती है परंतु टैक्स इनवॉइस जारी नहीं की जाती या माल की सप्लाई नहीं की जाती परंतु टैक्स इनवॉइस जारी कर दी जाती है तो इस प्रकार के कार्य जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे। सप्लायर द्वारा जो भी माल की सप्लाई की जाती है उसका संपूर्ण विवरण जीएसटीआर 1 में दर्शाना होगा। सप्लायर द्वारा जीएसटीआर 1 में दर्शाया गया समस्त विवरण रिसिपेंट के लिए जीएसटीआर 2 में ऑटो पॉपुलेटेड होगी तथा रिसिपेंट के द्वारा टैक्स इनवॉइस के अनुसार दिए गए विवरण में टैक्स की धनराशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी दिया जा सकता है। अब यहाँ गुड्स रिटर्न एंड इशू ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट्स के संबंध में विचार करना आवश्यक है। सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 के प्रावधान गुड्स रिटर्न तथा क्रेडिट नोट जारी करने के संबंध में परिस्थितियों से संबंधित है। इस सेक्शन के सबसेक्शन 2 के अनुसार क्रेडिट नोट जिस महीने में जारी किया गया है उसका विवरण
उस महीने की गुड्स की रिटर्न में घोषित किया जाएगा। सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 एवं 34 के सबसेक्शन 3 के प्रावधान दिनांक 1 फरवरी 2019 से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अमेंड किए गए हैं। अमेंडेड सेक्शन 34(1) तथा अमेंडेड सेक्शन 34(3) के प्रावधान इसी वीडियो में दर्शाए गए हैं। कृपया इनका अवलोकन करने की कृपा करें। सेक्शन 34 में उपयुक्त संशोधनों का निम्नलिखित प्रभाव है। नंबर फर्स्ट, जीएसटी सहित डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का प्रवाह सप्लायर की तरफ से यूनिडायरेक्शनल है, अर्थात जीएसटी सहित डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को रिसिपेंट द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। नंबर सेकंड, अनेक टैक्स इनवॉइस के लिए एक डेबिट या क्रेडिट नोट या एक टैक्स इनवॉइस के लिए डेबिट या एक से अधिक डेबिट या क्रेडिट नोट जारी किए जा सकते हैं। नंबर थर्ड, डेबिट या क्रेडिट नोट्स एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होने चाहिए, अर्थात एक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट अनेक फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं किए जा सकते। सेक्शन 34(1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसने गुड्स या सर्विस की सप्लाई की है उसके द्वारा रिसिपेंट को क्रेडिट नोट जारी किया जा सकता है। उस क्रेडिट नोट में निर्धारित विवरण शामिल किए जाएंगे। इस सेक्शन में शब्द मे का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि क्रेडिट नोट जारी करना ऑप्शनल है। यदि सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट जारी किया जाता है तो उसका खुलासा जीएसटीआर में वह करने के लिए बाध्य है। सेक्शन 34 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत डेबिट नोट के मामले में यह अनिवार्य है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसने गुड्स या सर्विस की सप्लाई की है रिसिपेंट को डेबिट नोट जारी करेगा तथा उस डेबिट नोट में निर्धारित विवरण शामिल किए जाएंगे। अब प्रश्न यह आता है कि माल वापसी का टैक्स लायबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए सिनेरियो फर्स्ट के अंतर्गत गुड्स रिटर्न्ड अंडर जीएसटी एक्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी पर विचार करना आवश्यक है। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत माल वापसी तथा टैक्स लायबिलिटी पर इसका प्रभाव रिसिपेंट की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि रिसिपेंट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तब इसका प्रोसीजर बहुत आसान है, परंतु यदि रिसिपेंट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड पर्सन है तब इसका प्रोसीजर बहुत अलग है, अर्थात सप्लायर को सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 के प्रावधानों का पालन करना होगा तथा रिसिपेंट को क्रेडिट नोट भी जारी करना होगा। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत क्रेडिट नोट का कोई निर्धारित परफॉर्मा नहीं है, परंतु सीबीईसी द्वारा जारी क्लैरिफिकेशन क्रेडिट नोट इन जीएसटी एक्ट के अनुसार क्रेडिट नोट के अंतर्गत 7 बिंदु होने आवश्यक हैं। इन 7 बिंदुओं का विवरण वीडियो में दिया गया है। कृपया इसका अवलोकन करने की कृपा करें। अब हम उपरोक्त सिनेरियो 2 अर्थात जो माल जीएसटी रिजीम के पहले के कानून के अंतर्गत रिसीव किया गया था तथा उस माल की वापसी के संबंध में अध्ययन करेंगे। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 142 मिसलेनियस ट्रांजिशनल प्रोविजन से संबंधित है। इसका सबसेक्शन 1 इसी वीडियो में नीचे दिया गया है। इस सेक्शन में एक प्रोविसो भी दिया गया है तथा यह प्रोविसो काफी महत्वपूर्ण है। सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 तथा सेक्शन 142 के सबसेक्शन 1 इन दोनों के कंबाइंड रीडिंग से निम्नलिखित इन्फरेंस निकाला जा सकता है। अब यदि हम सेक्शन 142(1) को 2 भागों में बांटकर देखते हैं तथा सेक्शन 34(1) एवं सेक्शन 142 के प्रोविसो के साथ कंबाइंड रीडिंग करते हैं तो निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है। यदि एक रजिस्टर्ड डीलर द्वारा माल वापसी किया जाता है जो जीएसटी एक्ट लागू होने की दिनांक 1/7/2017 के बाद रिसीव किया गया था, अर्थात विदिन 6 मंथ बिफोर ऑपरेशनल डेट ऑफ जीएसटी एक्ट, वह सामान अपॉइंटेड डे के बाद किसी भी समय वापस किया जा सकता है।
क्योंकि सबसेक्शन के अनुसार अपॉइंटेड डे के बाद रजिस्टर्ड द्वारा माल की सप्लाई को सप्लाई ही माना जाएगा। परंतु यदि माल एक अनरजिस्टर्ड डीलर द्वारा वापस किया जाता है जो कि ओरिजिनली डेट 1/7/2017 के बाद रिसीव किया गया था, वह माल दिनांक 31 दिसंबर 2017 अर्थात विद इन 6 मंथ आफ्टर द अपॉइंटेड डे तक वापस किया जा सकता है। उपरोक्त निर्धारित समय के अलावा यदि अनरजिस्टर्ड डीलर द्वारा कोई माल वापस किया जाता है तो वह सप्लायर को रिफंड का दावा करने के लिए अयोग्य बना देगा। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि टाइम एक्सपायर्ड गुड्स की वापसी की जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टाइम एक्सपायर्ड गुड्स का मतलब मेडिसिन के केस में एक्सपायर्ड गुड्स से है तथा यह बिंदु विशेष रूप से दवाइयों के व्यापार से संबंधित है, क्योंकि दवाइयों की अपनी लाइफ होती है। उस अवधि के बाद इन दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अतः होलसेलर या रिटेलर उन एक्सपायर्ड मेडिसिन को सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को वापस करने के लिए बाध्य है। इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण CBIC द्वारा सर्कुलर नंबर 72/2018 दिनांक 26 अक्टूबर 2018 द्वारा जारी किए गए हैं। कृपया इनका अवलोकन करने का कष्ट करें। अब अंत में इस बिंदु पर कुछ FAQ के संबंध में भी देखना अत्यंत आवश्यक है। FAQ में एक प्रश्न यह किया गया कि सप्लाई के समय गुड्स पर रेट अलग था, परंतु माल वापसी के समय GST रेट अलग है, ऐसे में क्या करें। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि रिसिपेंट द्वारा माल वापसी के संबंध में टैक्स इनवॉइस जारी किया जाएगा तथा सप्लायर उसी धनराशि से ITC कम कर लेगा। एक अन्य प्रश्न यह किया गया कि यदि माल तो वापस आ गया परंतु अमाउंट वापस नहीं आया, ऐसे में क्या होगा। इस प्रश्न का यह उत्तर दिया गया कि यदि माल तो वापस आ गया परंतु किसी कारणवश अमाउंट वापस नहीं आया तब टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होगी। एक प्रश्न यह किया गया कि यदि सेल रिटर्न अर्थात क्रेडिट नोट अधिक है परंतु आउटवर्ड सप्लाई कम है तब GSTR कैसे दाखिल करेंगे। इसका उत्तर यह दिया गया कि सेल रिटर्न होने के कारण निर सप्लाई घोषित की जाएगी तथा अतिरिक्त सप्लाई अगले महीने में दिखाई जाएगी। एक प्रश्न यह किया गया कि माना कि दिल्ली का एक सप्लायर मध्य प्रदेश के एक सप्लायर को माल की सप्लाई करता है, उसके पास माल भी पहुंच जाता है। कुछ दिन बाद रिसिपेंट ने सप्लायर से कहा कि वह अपनी पूरी कंसाइनमेंट वापस उठा ले तथा सप्लायर भी उस पूरी कंसाइनमेंट को वापस उठाना चाहता है, परंतु समस्या यह है कि रिसिपेंट उसे कोई भी दस्तावेज देना नहीं चाहता है। इस मामले में सप्लायर द्वारा मध्य प्रदेश से माल कैसे वापस मंगाया जाए तथा ई-वे बिल कैसे जनरेट किया जाए। इस प्रश्न का यह उत्तर दिया गया कि सप्लायर द्वारा गुड्स रिटर्न हेतु अपना चालान बनाया जाएगा तथा सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट भी जारी किया जाएगा। सेलर द्वारा इनवर्ड सप्लाई एंड सेल्स रिटर्न दर्शाते हुए ई-वे बिल को जनरेट किया जा सकता है। एक प्रश्न यह किया गया कि मुझे पहले GST के अंतर्गत प्रोप्राइटर के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था, परंतु व्यवसाय में बदलाव के कारण 18 जून को मुझे LLP के रूप में रजिस्टर्ड किया गया। जिस समय मेरी फर्म प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत रजिस्टर्ड थी, मेरे द्वारा प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत कुछ माल बेचा गया था और अब LLP के रूप में रजिस्टर्ड होने पर LLP के अंतर्गत सेल रिटर्न प्राप्त की गई हैं। अब मेरे द्वारा GSTR 1 में सेल रिटर्न कैसे दिखाई जाए, क्योंकि ओरिजिनल इनवॉइस के समय प्रोप्राइटरशिप थी और उसी इनवॉइस के विरुद्ध सेल रिटर्न के समय LLP के रूप में रजिस्टर है। इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया कि यह मामला सेल रिटर्न का नहीं बनता है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप तथा LLP दोनों अलग अलग अस्तित्व हैं। इसलिए
इसे सेल रिटर्न के रूप में नहीं माना जा सकता है। एक अन्य प्रश्न यह किया गया कि मैं एक सप्लायर हूं, इस स्थिति में सेल रिटर्न के लिए ई-वे बिल कैसे जारी किया जाए। इस प्रश्न का यह उत्तर दिया गया कि आपके खरीदार व्यापारी द्वारा डेबिट नोट के विरुद्ध ई-वे बिल जनरेट किया जा सकता है। अब इस वीडियो को अंत करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें तथा सब्सक्राइब करने के बाद अपने जानकारों में शेयर भी कर दें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। तथा इस वीडियो का टेक्स्ट वर्जन देखने के लिए मेरे द्वारा ब्लॉग का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो का टेक्स्ट वर्जन देखने के लिए कृपया ब्लॉग के लिंक का अवलोकन करने का कष्ट करें। धन्यवाद। सही।